बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अमोलेबल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707, उसका अक्टूबर नवंबर 2018 का पेपर 1 करेंगे जो मल्टीपल चॉइस से रिलेट करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड करा चुका हूँ। अगर आप प्राचीन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्ले लिस्ट में अक्टूबर नवंबर 2018 का फोल्डर मिलेगा, उसमें लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपको मिलेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ए स्पोर्ट्स क्लब ऑर्ड रेंट फॉर द क्लब हाउस के ऑर्ड रेंट फॉर द क्लब हाउस के जो क्लब जहाँ पर खुला हुआ था उसका रेंट उसको देना था। यानी उसने यूज़ तो कर ली थी जगह, लेकिन उस स्पोर्ट्स क्लब ने इसकी पेमेंट नहीं करी थी, तो ये फिर आपकी करंट लाइबिलिटी हो गई। सम मेंबर्स हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस फॉर द फॉलोइंग ईयर। कुछ मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने आने वाले साल का जो सब्सक्रिप्शंस था उसकी पेमेंट भी कर दी। और आपको पता है कि अगर उन्होंने एडवांस पेमेंट करी है सब्सक्रिप्शंस की, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लाइक कोई क्लब हो गए, स्पोर्ट्स क्लब है जैसे ये, तो स्पोर्ट्स क्लब के मेंबर क्या करते हैं, इसकी फैसिलिटीज़ को यूज़ करते हैं और मंथली उनको सब्सक्रिप्शंस जो है वो क्लब को देना पड़ता है ताकि क्लब जो अपने खर्चे हैं वो चला सके। तो मेंबर्स ने अगर एडवांस पेमेंट कर दी तो इसका मकसद है अगले साल में वो पेमेंट नहीं करेंगे, और ये भी लाइबिलिटी है हमारे लिए। क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी है कि इन केस अगर ये आते हैं आज अपनी मेंबरशिप कैंसिल करते हैं, कहते हैं किसी वजह से इन्हें जाना पड़ रहा है, तो ये पैसे जो इन्होंने एडवांस में दिए हैं फिर क्लब को इनको वापस करना पड़ेगा अगर उसके रूल में आता है तो ये लाइबिलिटी है आपकी। और ये दोनों लाइबिलिटीज़ जो हैं वो करंट लाइबिलिटी है कि रेंट पे करना है, करंट लाइबिलिटी, मेंबर्स ने एडवांस पेमेंट कर दी, करंट लाइबिलिटी। कहता है हाउ वुड दीज आइटम्स बी रिकॉर्डेड इन द क्लब्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, के क्लब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ये किस तरीके से शो होगा। तो रेंट ओइंग आपको पता है करंट लाइबिलिटी है। नंबर ए में करंट एसेट्स, बी में करंट एसेट्स, ये तो आप इनकरेक्ट हो गया, काट दें। रेंट ओइंग सी में अलबत्ता कहता है करंट लाइबिलिटी, लेकिन सब्सक्रिप्शन पेड, फिर आगे सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस को करंट एसेट्स, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अलबत्ता डी में अगर आप आएँ तो करंट लाइबिलिटी दोनों उसने करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखे हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करके आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं कि डी चॉइस हमारी राइट चॉइस है, और लॉजिक मैंने आपको समझा दी। क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाएं। तारिक प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तारिक ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है 31 अगस्त 2017 और 31 अगस्त 2018। नॉन करंट एसेट्स आपके ये हैं और करंट लाइबिलिटी आपको दे दी है। कहता है तारिक्स ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2018 वर $5,000, कि तारिक ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 की ड्राइंग इस्तेमाल करी है, निकाले हैं 5,000 रुपये, $5,000। व्हाट वाज द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2018, कि ये बताएं कि प्रॉफिट जो था 31 अगस्त 2018 का वो कितना था। देखिए इसके अंदर एक लॉजिक है। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन आपको पता है तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़। मैंने अभी वैसे 2017 का, अगर आप जाएं कराची एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे तो एक फ़ोल्डर होगा 2017 के, जब मैं समर के MCQs करा रहा था तो लेक्चर 2 के अंदर ये सवाल आया था। मैंने इसको बहुत डिटेल्ड से समझाया है, एक्सेल की शीट के ऊपर बाकायदा 2 सालों का कंपेयर करके मैंने समझाया है, तो वो आप जाकर ज़रूर देखिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा। मैं आपको बेसिक कंसेप्ट समझा के इसको भी यहाँ हल करवाता हूँ। एसेट्स इज़ इक्वल टू इक्विटीज़, और इक्विटीज़ को अगर मैं ये करूँ थोड़ी देर के लिए कि इसको मैं तोड़ दूँ कि लाइबिलिटीज़ और प्लस कैपिटल अगर लिख दूँ, ये अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊँ कि मैं ये करता हूँ कि एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दूँ, तो भी मैं कह सकता हूँ कि कैपिटल है। जितने एसेट्स हैं जो बिज़नेस के, उसमें से लाइबिलिटीज़ अगर मैं पे कर दूँ तो फिर नेट एसेट्स कहलाता है। क्या कहलाता है? नेट एसेट्स। और नेट एसेट्स बराबर किसके होगा? हमेशा कैपिटल के होगा। आपकी समझ में आ रही है बात? द बेसिक कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर कि एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटीज़, के जितने भी एसेट्स होते हैं वो इक्विटीज़ के बराबर होते हैं। देखिए ऑनर अगर बिज़नेस के अंदर पैसा लगाएगा तो जो पैसा लगाएगा उससे आप एसेट्स खरीदेंगे, तो इक्विटीज़ फर्स्ट कर लेते हैं, सिंपल
फॉर्म के अंदर के ऑनर ने पैसा लगाया, उससे आपने एसेट्स वगैरह ख़रीदे, तो ये दोनों साइड इक्वल होंगी। उसके बाद मज़ीद अगर आपने कोई क्रेडिट पे भी लिया है, लाइबिलिटी है, माल आपने उधार ख़रीदा, बैंक से लोन लिया, तो अब लाइबिलिटीज़ भी आ गई। तो एसेट्स, जितने एसेट्स हैं उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो किसको मिलेगा? वो सारे का सारा ऑनर को मिलेगा, तो बराबर हो गया ऑनर्स इक्विटी के। तो एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो ये नेट एसेट्स कहलाता है। याद रखिएगा, ये भी बराबर कैपिटल के होगा। अब ये नेट एसेट्स देखें, इसने हमें दिए हुए हैं, आप देख रहे हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, इनको दोनों को जमा करेंगे तो ये एसेट्स हो जाएगा टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ इसने आपको दी हुई है। तो अगर टोटल एसेट्स में से मैं करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करूं तो क्या आ जाएगा? मेरे पास नेट एसेट्स आ जाएगा। और नेट एसेट्स बराबर किसके होते हैं? कैपिटल के होते हैं। लेकिन कैपिटल, ये प्रॉफिट हमसे पूछ रहा है और ड्राइंग भी दी हुई है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल के अंदर आपको पता है कि कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करते हैं और ऐड कर देते हैं किसको? प्रॉफिट को। क्योंकि नेट एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल के, और कैपिटल में से ड्राइंग को आप माइनस कर रहे हैं, तो नेट एसेट्स के अंदर अगर हम ड्राइंग को प्लस कर दें तो एग्जैक्टली हम प्रॉफिट के ऊपर पहुंच जाएंगे। आप इसको वो लेक्चर भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है। अभी आप यहाँ सिर्फ एक चीज़ ज़हन के अंदर रखें कि जो नेट एसेट्स आपके होते हैं वो कैसे आते हैं कि टोटल एसेट्स में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट एसेट्स आ जाएंगे। और नेट एसेट्स बराबर किसके होते हैं? कैपिटल के होते हैं। अब यहाँ क्योंकि प्रॉफिट मांग रहा है और ड्राइंग दी हुई है, तो एडजस्टेड कैपिटल भी, एडजस्टेड कैपिटल जो होगा वो भी नेट एसेट्स के बराबर होगा। और एडजस्टेड कैपिटल कैसे आएगा कि कैपिटल में से ड्राइंग को माइनस करेंगे और प्रॉफिट को ऐड करेंगे। प्रॉफिट तो आपको कैलकुलेट करना है, और ड्राइंग क्योंकि आप माइनस कर रहे हैं, तो अगर इक्वेशन के इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? नेट एसेट्स के अंदर प्लस हो जाएगी ड्राइंग। तो फिर बराबर किसके पहुंचेंगे आप? प्रॉफिट के पहुंच जाएंगे उठा के। तो डिफरेंस, क्योंकि 2 सालों का डिफरेंस आपको दिया है इसलिए आप पहुंचेंगे। अगर ये कोई 1 साल ही होता तो फिर उसके अंदर आप बराबर इस तरीके से नहीं आते, लेकिन क्योंकि ये 2 सालों का डिफरेंस है, और तो जब भी इस किस्म का कोई सवाल आए जिसमें 2 ईयर्स आपको दिए हुए हों और नेट एसेट्स आपको फिगर्स दी हुई हों कि टोटल एसेट्स की फिगर भी पता है आपको, करंट लाइबिलिटीज़, तो सिंपल आसानी के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें लाइबिलिटीज़ को। ये से 60 और 20 80,000 हो गया। 80,000 में से ये 15,000 माइनस करे तो ये 65,000 आपके पास आ गया। ये 2017 की नेट एसेट्स हैं। 2018 के अंदर 70 और 25 को प्लस करें तो 95,000 आ जाएगा। इसमें से ये 19,000 को माइनस कर दें तो आपके पास 76,000 आएगा। तो ये 76,000 हो गया आपका। ये नेट एसेट्स आपके ये आ गए। फिर इनका डिफरेंस आप निकाल लें। 76,000 में से माइनस कर दें 65,000 को, तो 11,000 आपके पास आ गया। ये आपने 76,000 में से माइनस कर दिया $65,000 को, तो आपके पास क्या आ गया? नेट एसेट्स का डिफरेंस आ गया 11,000। इसके अंदर आप प्लस कर लें ड्राइंग को, तो ये 16,000 आपके पास आ गया। और देखें 16,000 डी चॉइस के अंदर उसने आपको दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर आप सेफली कह सकते हैं कि आपकी राइट चॉइस जो है वो डी है। और लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन करी। और मज़ीद अगर आप इसको और समझना चाहें, मैंने बहुत डिटेल से कराया था, तो 2017 के फोल्डर में जाके लेक्चर 2 देखेगा। उसके अंदर फिर मैंने एक्सेल की शीट के ऊपर इसको पूरा करके 2 सालों में समझाया था कि अगर हम लेकर आते हैं तो क्या होगा, कुछ फिगर एज्यूम्स करके। अभी आप सिंपल तौर पे ये समझ लें कि जब भी इस किस्म का कोई सवाल आपके पास आए, 2 सालों के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो आप नेट एसेट्स निकाल लें। नेट एसेट्स निकाल के उनके डिफरेंस, उनका फिर डिफरेंस निकाल लें आप। जैसे मैंने निकाला, देखें 2017 का मैंने नेट एसेट्स निकाले, 2018 के निकाले, फिर 2018 के बैलेंस में से मैंने माइनस कर दिया इसको। और जो भी फिगर आपके पास माइनस होकर आए उसके अंदर ड्राइंग को प्लस कर लें आप, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जो वो आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका ये वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। आप बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन
एक बिज़नेस ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है, रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री। रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलता है? इसका फार्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री निकलती है ओपनिंग प्लस एंडिंग डिवाइडेड बाय 2। ये देखें, ये ओपनिंग इन्वेंट्री 8000 दी हुई है, एंडिंग दी हुई है, क्लोजिंग दी हुई है 10000। तो ये 8000 प्लस 10000 डिवाइडेड बाय मैं अगर 2 करता हूँ तो ये 9000 आ जाता है। तो ये आपकी एवरेज इन्वेंट्री आ गई। और उसके बाद उसने मार्कअप दिया हुआ है 50%। कहता है व्हाट वाज द रेवेन्यू, ये बताएं कि रेवेन्यू क्या है। तो मार्कअप हमेशा कॉस्ट पे लगता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हमें पता चल जाए तो हम उस पर मार्कअप लगा के जो है रेवेन्यू निकाल लेंगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे पता करेगी, उसके लिए हम ये करते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं पता, लेकिन हमें एवरेज इन्वेंट्री टर्नओवर का रेट उसने दिया है 9000 एवरेज इन्वेंट्री दी हुई है। कहता है ये जो फार्मूले से फिगर है वो 12 टाइम्स आई है। तो ये 12 मैंने यहाँ लिख दिया। अकाउंटिंग इक्वेशन मैथमेटिकली अगर मैं देखूँ तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं यहाँ रोक लेता हूँ और ये 9000 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से। तो अगर मैं 9000 को 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये $108,000 बनती है। ये मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। इसके ऊपर मैं मार्कअप लगा देता हूँ। मार्कअप है मेरे पास 25%। ये देख रहे हैं 50% है। तो ये 50% मार्कअप आप यहाँ लगा दें तो 108,000 का 50% कितना आया? 54,000। 54,000 को प्लस कर दें उठा के कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अगर मार्कअप कॉस्ट ऑफ सेल्स को दोनों को प्लस करते हैं तो $162,000 आते हैं। इसका मकसद है कि रेवेन्यू जो है आपका $162,000 का है और ये सी चॉइस के अंदर उसने आपको दिया है। तो 23 के अंदर आपकी जो राइट चॉइस है वो सी चॉइस है। और उसकी लॉजिक क्या है मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सवाल के अंदर उसने ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये दो उसकी दी हुई थी और रेट ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री दिया हुआ था और मार्कअप दिया हुआ था। लॉजिक इसके अंदर और कंसेप्ट ये है आपका कि आपको पता होना चाहिए कि रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्री का फार्मूला क्या है। तो फार्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलती है? एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इन दोनों को प्लस किया तो 2 से डिवाइड किया तो 9000 आ गया आपके पास। 9000 आ गया आपके पास। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स को ऊपर लिखें 9000, एवरेज इन्वेंट्री नीचे, मल्टीप्लाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर इज इक्वल टू इन्वेंट्री टर्नओवर और वो 12 आपको दिया हुआ है 12 टाइम्स। फिर उसके बाद 12 को आपने 9000 से मल्टीप्लाई किया 108,000 आ गया। मार्कअप 50% इसके ऊपर लगाया 108,000 तो 54,000। मार्कअप और कॉस्ट को प्लस किया, रेवेन्यू आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। विच ग्रुप कंटेन्स ओनली इनडायरेक्ट कॉस्ट, के कौन से ग्रुप जो है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। की जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं वो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट होती हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैरेज इनवर्ड। अगर कैरेज इनवर्ड आपके पास आ गया तो ये तो आपको पता है परचेजेस जो आपने ख़रीदी, रॉ मटेरियल जो ख़रीदा होगा आपने, उसको लाने में जो किराया लगा कैरेज इनवर्ड है। और ये फिर आपका फैक्ट्री ओवरहेड इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं है बल्कि डायरेक्ट मटेरियल के अंदर प्लस होगा। तो ये वाला पार्ट इनकरेक्ट हो गया। बी में फिर कहता है कैरेज इनवर्ड, फिर कैरेज इनवर्ड इसने लिखा तो इसको भी इनकरेक्ट कर दें। सी में कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, बिल्कुल सही है कि मशीनरी का जो डेप्रिसिएशन है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है आपकी। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का आप किराया दे रहे हैं, ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। और वेजेस ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइज़र, फैक्ट्री सुपरवाइज़र की जो वेजेस है ये भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अगर जो डायरेक्ट लेबर जो वेजेस जो लेबर डायरेक्ट काम कर रही थी प्रोडक्शन के अंदर, उनकी वेजेस जो होती लेबर की, वो फिर डायरेक्ट मटेरियल होता है। तो सी पार्ट के अंदर तीनों चीज़ें जो हैं उसने इनडायरेक्ट कॉस्ट की दी हुई हैं। तो ये हमारी राइट चॉइस है। डी में वो कहता है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल तो फिर क्या होता है कि प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है।
तो ये हटा दें। इस पर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मेरा एक पूरा लेक्चर है, वो अगर आप जाकर देख लें और आपके कंसेप्ट अगर सही नहीं है तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सी पार्ट जो है 24 के अंदर हमारी राइट चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। प्राइम कॉस्ट आपको देता है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट जितनी भी कॉस्ट होती हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड कहलाती हैं, और उसको फिर हम प्लस कर लेते हैं तो टोटल कॉस्ट आ जाती है हमारी। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, इसका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स आपका जो है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इनकम स्टेटमेंट में जाता है, इसको काट दें। वर्क इन प्रोसेस का मकसद है कि जो माल साल के शुरू में जिस पे आप काम कर रहे थे, ये टोटल कॉस्ट के अंदर हम ऐड करते हैं, और जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो भी माल बनने से रह गया उसको माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। ये पूछता भी यही है कि व्हाट वाज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, कि प्रोडक्शन कॉस्ट जो माल कंप्लीट होकर तैयार हो गया उसकी आप बताइए कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है। तो आसान तरीका है, आप प्राइम कॉस्ट ये 250,000 जो आपको दिया हुआ है, इसके अंदर इस 50,000 को प्लस कर लें, you get 300,000। ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। उसके बाद आप क्या करें कि मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे थे इसके अंदर ऐड कर दें आप ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये देखें 1,500 जो दिया है इसको ऐड कर दें, तो 300,000 के अंदर 1,500 को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया? 300, 1,500 ये आ गया, और जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस जो अभी बन के तैयार नहीं हुआ उसको आप माइनस कर दें, तो 299,000 आपके पास आता है। ये एक्चुअली प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड आपके पास है, और ये चॉइस बी के अंदर वो आपको बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर जो राइट चॉइस है वो आपकी बी चॉइस है, और लॉजिक उसकी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट अगर आपको बनाना आता है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरा जो लेक्चर है वो जाकर देखें, बहुत डिटेल्ड से मैंने बताया है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे सवाल मैंने और भी कराए हैं, तो अगर आप उनको भी देख लेंगे पेपर 2 के तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आपकी समझ में आ जाएगा अगर नहीं आ रहा है कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, विच आइटम्स आर स्टैट्यूटरी डिडक्शंस फ्रॉम एन एम्प्लॉइज ग्रॉस पे, कि कोई आदमी एम्प्लॉई अगर काम कर रहा है तो कौन सी डिडक्शंस ऐसी हैं जो कंपलसरी हैं, इसके पास ऑप्शन नहीं है, वॉलंटरली नहीं है, बल्कि ये लाजमी उसकी ग्रॉस पे से कटेंगे पैसे। डोनेशन टू ए चैरिटी, ये तो ऑप्शनल है, देखें मर्ज़ी है आप चैरिटी दें या ना दें, तो ये इनकरेक्ट हो गया। डोनेशन टू चैरिटी, फिर डोनेशन का लफ्ज़ है, इसको इनकरेक्ट कर दें। इनकम टैक्स एंड क्लब सब्सक्रिप्शन, इनकम टैक्स तो बिल्कुल सही है, स्टैट्यूटरी है, क्योंकि जो भी आप कमाएंगे उस पर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन क्लब सब्सक्रिप्शंस जो है ये वॉलंटरली है कि आप क्लब में ना बने मेंबर, आपको कोई नहीं कह रहा है, लेकिन अगर आप बन रहे हैं तो ये वॉलंटरली होगी। इनकम टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, सोशल सिक्योरिटी जो आपको हेल्प आउट करता है जब आप रिटायर होते हैं या आपको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, तो ये दोनों डिडक्शंस जो हैं वो कंपलसरी हैं, जो एम्प्लॉयर आपकी ग्रॉस पे से जो आप कमाएंगे वो काट लेगा। तो डी, तो क्वेश्चन नंबर 26 में जो राइट चॉइस है हमारी वो डी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, करीम वर्क्स 40 आवर्स अ वीक, 40 आवर्स एक वीक में वो काम करता है, एट ए रेट ऑफ $5 पर आवर, एंड एनी ओवर टाइम इज पेड एट टाइम एंड ए हाफ, और जो ओवर टाइम है जितना भी वो काम करेगा उसका एट टाइम्स एंड हाफ यानी 1.5 कह लें आप, ये पे होगा। ही वर्क 12 आवर्स, 16 आवर्स एंड 18 आवर्स ओवर टाइम इन मई, जून एंड जुलाई, कि मई के महीने में उसने 12 घंटे काम करा, जून में उसने 16 घंटे काम करा, और जुलाई में उसने 18 घंटे काम करा। हाउ मच वाज करीम पेड इन जून, जून के महीने में करीम जो है वो उसकी क्या पेमेंट हुई है। ये जुमला याद रखिएगा, ही इज़ पेड मंथली इन एरियर्स, ही इज़ पेड मंथली इन एरियर्स का मकसद समझ रहे हैं कि एक महीने जो कुछ भी ये अर्न करेगा उसकी पेमेंट अगले महीने में होगी, ये जहन में रखिएगा जुमला। एज्यूम 4 वीक्स इन अ मंथ, कहता है 4 हफ्ते हैं एक महीने के अंदर, तो 4 चॉइसेस आपको दी हुई हैं
कहता है मई के जून के महीने में कितनी पेमेंट हुई। तो देखिए इसका मकसद है कि हर महीने में वीक तो 4 हैं, तो इसका मकसद ये हुआ कि 40 आवर्स वो काम करता है पर वीक। तो अगर 4 वीक्स हैं मंथ के तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 160 आवर्स एक महीने में वो काम करता है। एंड $5 पर आवर के हिसाब से उसका रेट है। तो 160 को पहले तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यू गेट $800। $800 आपके पास आ गए। अब आ जाएं ओवर टाइम के ऊपर। ओवर टाइम क्या होता है कि उसको एरियर्स में मिलता है। इसका मकसद है जून के महीने का पूछ रहा है तो मई के महीने में उसने जो काम किया होगा उसकी पेमेंट जून में होगी। ये है कंसेप्ट। तो 12 आवर्स उसने काम करा। अब ये 12 आवर्स को पहले 5 से मल्टीप्लाई करें, ये 60 हो गया। इसका 1.5 निकालने, क्योंकि उसने कहा है ए टाइम एंड ए हाफ। तो ए टाइम एंड ए हाफ का मकसद है 1.5, तो 60 का 1.5 जो है वो $90 आ जाएगा। तो $90 ओवर टाइम हो गया। $800 जो है उसको महीने की वेजेस जो वो 40 आवर्स काम करता है, इन दोनों को मिलाएं तो $890 बनता है। और $890 जो है चॉइस बी में उसने आपको दी हुई है। तो 27 में हम कह सकते हैं सेफली कि हमारी बी चॉइस जो है वो सही है। आगे आ जाएं। आगे हम करते हैं इसको। यह आपने देख लिया किस तरीके से हुआ है कि 40 आवर्स वो काम करता था, तो 40 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उसने बताया है कि एक महीने में 4 वीक होते हैं। और उसके बाद जब 160 आवर्स आ गए उसको आपने $5 पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। 800 आवर्स आ गए, $800 आ गए। 12 घंटे एरियर्स में पेमेंट हो रही है। तो इसका मकसद है मई के महीने में इसने जो ओवर टाइम लगाया उसकी पेमेंट जून में होगी। और मई में इसने 12 आवर्स काम किया था। तो 12 को आपने $5 से करके 1.5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि उसने कहा है कि ए टाइम एंड ए हाफ। ए टाइम एंड ए हाफ का मकसद है 1.5। तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में कहते हैं व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन द वर्किंग कैपिटल रेशो, करंट रेशो बट नॉट द क्विक रेशो। क्योंकि ये जो आइटम्स दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करंट रेशो के अंदर आएगा, लेकिन कौन सा ऐसा आइटम है जो करंट एसेट्स के अंदर, तो करंट रेशो में तो आएगा लेकिन क्विक रेशो में नहीं आएगा। तो करंट रेशो आपको पता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी होती है करंट रेशो। लेकिन क्विक रेशो जो है इसके अंदर जितने भी करंट एसेट्स हैं इसमें से इन्वेंट्री को माइनस कर देते हैं और करंट लाइबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं। इन्वेंट्री को इसलिए माइनस करते हैं क्विक रेशो के अंदर या एसिड टेस्ट रेशो में कि इन्वेंट्री को बिकने में टाइम लग सकता है। बाकी जो आपके करंट एसेट्स हैं मोर और लेस वो अपॉर्चुनेट चांसेस होते हैं कि वो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको फौरी तौर पे पेमेंट करनी है तो आप अरेंज कर सकते हैं, लेकिन इन्वेंट्री विल टेक टाइम टू बी सोल्ड, तो इसलिए उसे माइनस कर देते हैं। तो देखें इसके अंदर कैश है, इन्वेंट्री है, अदर रिसीवेबल है और ट्रेड पेबल तो आपकी लाइबिलिटी है जो आप डिवाइड करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल, अदर रिसीवेबल एसेट्स है, इन्वेंट्री एसेट्स है और कैश है। तो जब क्विक रेशो आप निकालने जाएंगे तो बस इन्वेंट्री को आप माइनस कर देंगे जो मैंने आपको बताया। तो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर राइट चॉइस आपकी बी चॉइस हो गई। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाएं। किम हैज़ बीन इन बिजनेस फॉर मैनी ईयर्स एंड एक्सपेक्ट्स दिस विल कंटिन्यू। कि किम जो है बिजनेस के अंदर है एंड एक्सपेक्टेशन उसकी ये है कि दिस विल कंटिन्यू। शी प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, उसने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। प्रीमिसेस एट कॉस्ट दी हुई है 50,000 की, मार्केट वैल्यू उसकी $65,000 है, ट्रेड रिसीवेबल बुक वैल्यू $14,000 की है और ट्रेड रिसीवेबल इंक्लूडेड ए डेट ऑफ $2,000 विच वॉज अनलाइकली टू बी पेड। कि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2,000 एक ऐसा अमाउंट है जो एक्सपेक्टेड है कि उसको नहीं मिलेगा। एट विच टोटल वैल्यू वर दीज एसेट्स रिकॉर्डेड इन किम्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। के टोटल जो एसेट्स हैं वो किस वैल्यू के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आएंगे। तो देखिए प्रीमिसेस तो जो है ना उसकी मार्केट वैल्यू अगर कम होती है मिसाल के तौर पे तो लोअर ऑफ कॉस्ट, और नॉर्मली हम क्या करते हैं कि प्रीमिसेस को हिस्टोरिकल, अनलेस के वो इम्पेयरमेंट हो कि हम देखें कि उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है, नॉर्मली हम ये करते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। जितने नॉन करंट एसेट्स होते हैं तो ये तो 50,000 आ जाएगा, मार्केट वैल्यू हम नहीं लेंगे, ये 50,000 आ गया।
और ट्रेड रिसीवेबल 14,000 है, जिसमें से 2,000 जो है हमें नहीं मिलेगा। तो इसका मकसद है रियल वैल्यू जो हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपकी 12,000, क्योंकि ये 12 तो 14,000 में से 2,000 माइनस कर दें तो 12 और 50 करा तो आपने 62,000 के आपके टोटल एसेट्स आपके आ गए। और देखें टोटल एसेट्स ए चॉइस के अंदर उसने 62,000 आपको दिया हुआ है। सिंपल सा है, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप आराम से कर लेंगे, अगर नहीं है तो प्रॉब्लम होगी। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर रिपीट कर लें मेरे साथ कि जितनी भी नॉन करेंट्स हैं इनको हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर हम रिकॉर्ड करते हैं। अलबत्ता अगर इन्वेंट्री होती तो लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू के या तो कॉस्ट कम होगी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम होगी, उस पर इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। जितने नॉन करंट एसेट्स हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होते हैं। और अगर फिर उनकी इम्पेयरमेंट वगैरह होती है कि अगर मार्केट वैल्यू उनकी कम है या आपने देखा कि वैल्यू ड्रास्टिकली कम हो गई है तो फिर इम्पेयरमेंट लॉस बुक करते हैं। वो फिर अभी यहाँ है भी नहीं है आपके सिलेबस का पार्ट, तो अभी सिर्फ जहन में रखें कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड हो गया। ट्रेड रिसीवेबल आप देख लें बुक वैल्यू दिया हुआ था, लेकिन 2,000 का फिर राइट ऑफ है। राइट ऑफ का मकसद है ये पैसे नहीं मिलेंगे तो ये माइनस कर दें और दोनों को जमा करके वैल्यू लिख लें और चेक कर लें। यहाँ 62,000 डी भी थी तो 29 में ए चॉइस आपकी राइट चॉइस है। 30 के अंदर आते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, के इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पज़ क्या है, क्यों हम यूज़ करते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आपको पता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसके अंदर अकाउंटिंग की मुख्तलिफ़ कंपनीज़ काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ भी काम करती हैं। एक कंपनी है उसका हेड ऑफिस यूएस के अंदर है, उसकी डिफरेंट कंट्रीज़ में वो ऑपरेट करती है। तो अब होगा क्या कि इस किस्म के पाकिस्तान में फ़र्ज़ करें उसकी एक कंपनी जो है पाकिस्तान में भी है। अब पाकिस्तान में बैठा हुआ अकाउंटेंट जो है वो अगर अपने हिसाब से डिफरेंट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहा है तो यूएस में बैठा हुआ जो आदमी है उसके लिए बहुत मुश्किल है अकाउंटिंग को समझना। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करते हैं कि वो आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग के डिफरेंट चीज़ों की डिफरेंट ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से करें। तो सब जब वो स्टैंडर्ड जो यूएस में बैठा हुआ है, जो यूके में बैठा हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, उसने ये स्टैंडर्ड पढ़े हुए हैं। मैं अगर पाकिस्तान में बैठ के अकाउंटिंग करता हूँ और इन स्टैंडर्ड को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो फिर क्या होगा कि एक आसानी हो जाएगी और अंडरस्टैंडेबिलिटी इसकी बढ़ जाएगी, डिफरेंसेस कम हो जाएंगे, रिलायबल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी कि आईएएस को फॉलो किया है। तो ये इसका बैकग्राउंड था। अब आते हैं आगे। ए में कहता है टू अलाउ यूजर्स टू रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बीइंग एरर फ्री। ये इनकरेक्ट है कि एरर्स तो हो सकते हैं, तो ये आपकी इनकरेक्ट चॉइस है। टू इनेबल अकाउंटेंट्स टू गेट वर्क इजीली एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ये भी इनकरेक्ट है कि अकाउंटेंट्स को इस काबिल बनाने के लिए नहीं हुए हैं आईएएस के जी वो दुनिया में जहाँ दिल चाहें काम करें। टू इनेबल नॉन अकाउंटेंट्स टू अंडरस्टैंड ऑल द इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी गलत है। आईएएस जो है वो डेफिनेटली जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं वही फिर इसको समझ के आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला पार्ट भी इनकरेक्ट है। टू मेक इट ईजियर टू कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट कंट्रीज़ में, जो बता के आ रहा हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज़ में आप कंपेयर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो डी चॉइस आपकी राइट चॉइस है क्वेश्चन नंबर 30 में। तो ये फिर आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हुआ और ये इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट 2017 जो विंटर का पेपर है वो करेंगे। तो आपकी समझ में आया होगा होप। और अकाउंटिंग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जो आप कंसेप्ट्स आपके और सेकंड आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम्स भी करीब हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इतना आप जो है परफेक्ट होते चले जाएंगे एंड इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू गेट A+ इन योर एग्ज़ाम्स। बट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स के अंदर लिखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।